हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि मेरे पेज पे जो है जॉइन का बटन आ चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे पेज को ज्वाइन कर ले, जिससे कि मुझे भी हेल्प होगी और हो सकता है आगे के लिए मैं हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल हो जाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य की प्रकृति, मौर्य राज्य की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। तो ये 325 ईसा पूर्व से और 185 ईसा पूर्व तक ये समाज व्यवस्थित रहा। और इस साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था? तो वह था उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पश्चिम में कठियावाड़ा तक, पूर्व में उड़ीसा तक और दक्षिण में कर्नाटक तक। ये क्या था? ये इसका क्षेत्रफल था कि ये साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, यानी कि स्रोत, मतलब कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दिव्यदान, मुद्रा राक्षस। ये दोनों क्या है? ये दोनों साहित्य है, दिव्यदान और मुद्रा राक्षस। और अशोक के शिलालेख। यानी कि ये चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि ये स्रोत ऐसे हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इन्हीं के आधार पर हम आज के समय में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने स्रोतों को देखा और कब मौर्य साम्राज्य इस्टेब्लिश हुआ, तो ये सब देखे थे। अब जो है हम इसके जो राज्य की प्रकृति थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांत के बारे में। तो दोस्तों, राज्य की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वह थी प्रांत। और इसका जो इस प्रांत का जो शासन करने के लिए किसको सौंपा गया था? वह था वायसराय को। मतलब इसका प्रशासन वायसराय के अधीन था। और ये जो वायसराय है, इसको अशोक के शिलालेख में कुमार या आर्यपुत्र के नाम से वर्णित किया गया है। किसको? वायसराय को, जो प्रांत का प्रशासन देखता था। और दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे हैं प्रांत के प्रशासन की, और केंद्र के प्रशासन की बात अलग है। और इस प्रांत के प्रशासन में क्या था? एक मंत्री परिषद भी था, जो प्रांत का जो वायसराय था उसकी सहायता करता था शासन चलाने में। और दोस्तों, इतिहासकार रोमिला थापड़ कहती है कि जो प्रांतीय मंत्री परिषद थी वह केंद्रीय मंत्री परिषद की तुलना में काफ़ी स्वतंत्र थी। यानी कि इसके ऊपर केंद्र का कोई दबाव नहीं था। ये कहीं ना कहीं केंद्र से काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। कौन? प्रांतीय परिषद। और दोस्तों, प्रांतों में सही रूप से प्रशासन चल रहा है नहीं, कि वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था यानी कि प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है, इसीलिए वहाँ पर निरीक्षण के लिए किसको भेजा जाता था? महामात्र को। ये एक राज्य के अधिकारी होते थे जो राजा प्रांत में निरीक्षण के लिए भेजता था। किसको? महामात्र को। इनका नाम था महामात्र। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की एक और विशेषता ये है कि साम्राज्य के अंदर कुछ अर्ध स्वशासित प्रदेश भी थे, जहाँ पर कुछ स्थानीय राजाओं को मान्यता मिली हुई थी कि आप यहाँ पर शासन करिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग जो स्थानीय राजा थे वो स्वतंत्र थे, बल्कि इनके ऊपर कौन निगरानी रखता था? अंतपाल। और ये राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे कि आप स्थानीय राजाओं पर निगरानी रखें कि वह सही ढंग से अपना शासन चला रहे हैं कि नहीं। और इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य में धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्रों को भी इन अर्धस्वशासित प्रदेशों में भेजा जाता था, ताकि वहाँ पर कोई भी गैर कानूनी कार्य ना कर सके। कौन भेजता था? तो इसको भी राजा भेजता था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इतिहासकार रोमिला थापड़ का कहना है कि जो मौर्य साम्राज्य था वह 3 भागों में विभाजित था: महानगर, केंद्रीय भाग और सीमांत क्षेत्र। ऐसा कौन कहती है? रोमिला थापड़। तो दोस्तों, जो महानगर था वह था मगध। और मगध में क्या होता था? कोई भी, यानी कि जो
सैन्य अभियान चलाया जाता था तो हमेशा महानगर से चलाया जाता था। और केंद्रीय भूभाग में मिश्रित लोग रहते थे, यानी कि विभिन्न समाज के लोग केंद्रीय भूभाग पर रहते थे। और जो सीमांत क्षेत्र था उसका मतलब था सीमा पर बसे हुए लोग, जो सीमाओं पर बसे रहते थे सीमांत क्षेत्र पर। इस आधार पर रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य को 3 भागों में बांटा है, महानगर, केंद्रीय भाग और सीमांत क्षेत्र। और दोस्तों इतना ही नहीं, बेशक मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा था और रोमिला थापर के अनुसार ये 3 भागों में बटा हुआ था, लेकिन जब भी राजा कोई आदेश जारी करता था तो उसका जो आदेश का अनुपालन है वो तीनों भागों में बिल्कुल समान रूप से पहुंचता था और तीनों भागों में समान रूप से उसका पालन किया जाता था राजा की किसी भी नीति का। तो दोस्तों साम्राज्य में जो सबसे उच्च स्थान होता था वो किसका था? राजा का होता था, सर्वोच्च स्थान। और इसका राजा का जो प्रमुख कार्य होता था वह होता था जनता की खुशहाली को निर्धारित करना, यानी कि उसकी जनता खुश रहे उस दिशा में राजा द्वारा कार्य किया जाना। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य के राजाओं की सबसे बड़ी एक बात यह थी कि उन्होंने कभी भी अपने दैवीय अधिकारों को दावा नहीं किया कि उनके पास दैवीय अधिकार है, यानी कि उनको भगवान ने जनता के ऊपर शासन किया है। इस तरह के किसी भी दैवीय अधिकार का मौर्य साम्राज्य के शासकों ने दावा नहीं किया। और जितने भी अधिकारी थे, महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे मंत्री परिषद के या प्रांतों के महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उन सभी अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था? वह करता था राजा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो दोस्तों सभी जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं सभी में एक मंत्री परिषद होती थी। उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी एक मंत्री परिषद मौजूद थी। और इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था राजा की सहायता करना, यानी कि उनको सलाह देना किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और दोस्तों अगर ये लोग सलाह देते थे तो साथ साथ राजा द्वारा यदि कोई गलत नीति लागू की जाती थी तो उस पर ये अंकुश भी लगा सकती थी। कौन? मंत्री परिषद के लोग, यानी कि राजा के एक तरीके से वो लोग मंत्री होते थे। और दोस्तों ये लोग इतने महत्वपूर्ण थे इसीलिए इनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो सर्वपद शुद्ध, यानी कि ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, यानी कि जिनके मन में कोई लालच ना हो, कोई छल कपट ना हो, उन्हीं लोगों को मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता था। इसीलिए उनकी शुद्धि का एक प्रमाण होना जरूरी होता था। और जब राजा साम्राज्य में अनुपस्थित रहता था, यानी कि किसी अभियान पे चला जाता था या कहीं और चला जाता था, तो ये मंत्री परिषद राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या करती थी? सलाह करती थी, यानी कि विचार विमर्श करती थी। लेकिन ये कभी भी निर्णय नहीं ले सकती थी। निर्णय का कार्य किसका था? राजा का, यानी कि राजा की अनुपस्थिति में केवल मंत्री परिषद विचार विमर्श कर सकती थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं नगर प्रशासन की। तो दोस्तों नगर प्रशासन का प्रबंध कौन करता था? तो वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था और ये मंडल समितियों में बटा हुआ था। और प्रत्येक समिति में कितने? 5 सदस्य होते थे, यानी कि टोटल कितनी समितियां थी? यानी कि टोटल 6 समितियां थी। और इन 6 समितियों के अलग अलग कार्य थे। जैसे कि पहली समिति का कार्य था उद्योग और शिल्प का दायित्व, यानी कि पहली समिति को इन उद्योग और शिल्प का दायित्व सौंपा गया था। दूसरी समिति विदेशियों से संबंधित कार्य का विदेशियों से संबंधित कार्य को देखती थी। तीसरी समिति जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण उनके हवाले सौंपा गया था। किसके? तीसरी समिति के। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य देखती थी। उसी तरीके से पांचवी समिति जो निर्मित सामान होता था, यानी कि किसी साम्राज्य में जिस सामान का निर्माण किया जाता था उसका निरीक्षण करती थी। कौन सी? पांचवी समिति। तो वहीं छठी समिति क्या करती थी? यानी कि सामान पर कर वसूलना। यदि कोई विदेशी व्यापार करता था या किसी साम्राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना होता था तो सीमा शुल्क कर, ये सब कौन देखता था? ये सब छठी समिति देखती थी। और दोस्तों वैसे तो समितियों के आधार पर नगर प्रशासन को देखा जाता था, लेकिन इनका एक हेड था, यानी कि प्रमुख था। उसका क्या कहते थे? उसको कहते थे नागरिक, यानी कि ये नगर प्रशासन का एक प्रमुख होता था। और उसकी सहायता के लिए कौन थे? 2 अधिकारी थे, स्थानिक और गोप। किसकी सहायता के लिए?
नागरिक की सहायता के लिए। क्यों? क्योंकि ये नगर प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति होता था, यानी कि एक अधिकारी होता था। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, तो उसको बनाए रखने के लिए और उसको सही रूप से संचालित करने के लिए सेना की भी आवश्यकता पड़ी, और इस सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा राजस्व खर्च किया जाता था। क्यों? क्योंकि इसका आकार काफ़ी विशाल था। तो दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी उसको मैगस्थनीज ने भी विभाजित किया है। उसका मानना है कि सेना 6 समितियों में विभाजित थी, और प्रत्येक समिति में कितने 5 सदस्य थे, और कुल कितने सदस्य थे? कुल थे 30 सदस्य। ये किसका मानना है? ये मानना है मैगस्थनीज का। किसके बारे में? सेना के बारे में। तो वहीं एक विद्वान प्लिनी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य की सेना में पैदल सेना की संख्या 6000 थी, घुड़सवार सेना की संख्या 30,000 थी, और हाथियों की संख्या 9000 थी। और इस तरीके से किसका मानना है? वो मानना है प्लिनी का, कि किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य की सेना के बारे में। लेकिन दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा से ही भारत में एक सैनिक परंपरा रही है कि सेना के हमेशा 4 विभाग रहे हैं, जैसे कि हाथी, रथ, अश्वारोही यानी कि घोड़े, और पैदल सैनिक। तो ये चारों विभाग भी मौर्य साम्राज्य के समय में मौजूद थे, लेकिन इतिहासकारों और विद्वान मैगस्थनीज ने इसको अपने तरीके से जाना है और इसको विस्तृत किया, यानी कि व्याख्या की है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तो हमने मैगस्थनीज का और विद्वान प्लिनी का नज़रिया देखा था, यानी कि उन्होंने जो उस समय देखा उसको हमने अभी देखा। अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार से सेना को जानते हैं। तो दोस्तों, दस्तों का मतलब होता था 10 सैनिक, कि जो सैनिकों के दस्ते होते थे मौर्य साम्राज्य में उनका। तो दस्तों का मतलब यानी कि 10 सैनिक, कंपनी मतलब 100, और बटालियन मतलब 1000। इस तरीके से अर्थशास्त्र में, यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सेना को विस्तृत किया, यानी वर्णित किया है। और मौर्य साम्राज्य के जो प्रधान सेनापति होते थे वह किसके अधीन होते थे? वो होते थे राजा के अधीन, और इनको नकद वेतन दिया जाता था। किनको? जो भी बड़े अधिकारी होते थे मौर्य साम्राज्य के, उनको नगद वेतन दिया जाता था। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में कुछ प्रमुख लोग थे जिनका जो वेतन होता था वो काफ़ी दूसरों की तुलना में काफ़ी अधिक था, जिनको, जैसे कि सेनापति का 48,000 पर डे। कौन है सेनापति? वही सैनिक का सेनापति। और एक नायक होता था अधिकारी, उसका 18,000 पर वेतन था। दूसरा था मुखिया, उसका था 8,000, और चौथा था अध्यक्ष, इसका 4,000 पर डे। तो दोस्तों, आज के समय में जैसे रुपया होता था, उस समय पण कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो सेना का जो विभाग होता था, जैसे कि शस्त्र विभाग, उसके लिए एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसको क्या कहते थे? उसको आयुधारक्ष कहा जाता था। उसी तरीके से जो रथ का वो था, विभाग था, जिसमें घोड़े वाले जो सेना होती थी, जिसमें रथ होते थे, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको रथाध्यक्ष कहा जाता था। उसी तरीके से जो हाथी का अध्यक्ष होता था उसको हत्याध्यक्ष कहा जाता था, हस्ताध्यक्ष, सॉरी। ये किसकी? ये मौर्य साम्राज्य की जो सेना के विभाग थे, वो उनके ये लोग अध्यक्ष थे। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी गुप्तचर। और इन गुप्तचरों की नियुक्ति कौन? स्वयं राजा करता था, और राजा हमेशा ही अपने पास गुप्तचर रखता था। इनका जो कार्य होता था वह होता था सूचना एकत्रित करना, और जो राजा के प्रमुख अधिकारी है कोई उसके साथ छल ना करे, इसीलिए अधिकारियों पर नज़र रखना। और साम्राज्य में लोगों की राय क्या है, यानी कि साम्राज्य में राजा के बारे में आम लोग क्या सोचते हैं, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, इन सब की जानकारी भी गुप्तचर रखता था। और इतना ही नहीं, विदेशी शासकों के बारे में भी जो रहस्य होते थे, यानी कि विदेशों में भी मौर्य साम्राज्य के शासक अपने गुप्तचर भेजते थे ताकि वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सके। और साम्राज्य में कोई यदि संदिग्ध तत्व था उसको भी समाप्त कौन करता था? गुप्तचर। यानी कि यदि साम्राज्य में कोई राजा के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, राजा को मारना चाहता है, और यदि उसकी जानकारी गुप्तचर को मिल जाती थी तो गुप्तचर क्या करता था? उसको समाप्त करता था, यानी कि उसकी हत्या कर देता था या उसको हटा देता था रास्ते से। और दोस्तों,
अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर के दो विभाग बताए गए हैं, यानी कौटिल्य ने गुप्तचर के मौर्य साम्राज्य में दो विभाग बताए हैं। कौन कौन से? एक तो भ्रमण, जो घूम घूम कर सूचनाएं जुटाता था, और दूसरा स्थायी, जो एक जगह रहकर सूचनाएं एकत्रित करता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये जो गुप्तचर होते थे, ये लोग सूचना एकत्रित करने के लिए अपना पेशा, अपना रूप तक भी बदल लेते थे। ठीक है, कौन? ये गुप्तचर। तो दोस्तों अब बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए उसमें न्यायिक व्यवस्था का होना भी जरूरी है, ताकि प्रशासन और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सके। और दोस्तों ये जो न्यायिक व्यवस्था थी, इसके भी शीर्ष पर कौन था? इसके भी शीर्ष पर राजा होता था। और दोस्तों कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र किया है, धर्मास्त्र न्यायालय और कंटक शोधन। धर्मास्त्र न्यायालय क्या करता था? ये न्यायालय व्यक्तिगत मामलों को और साथ ही साथ छोटे मोटे जो मामले होते थे उन सब का निपटारा करता था। कौन? धर्मास्त्र न्यायालय। तो वहीं कंटक शोधन क्या करता था? यह व्यक्तिगत मामले तो देखता ही था, लेकिन साथ साथ आपराधिक मामलों का निपटारा भी करता था। कौन? कंटक शोधन। और दोस्तों ग्रामीण स्तर पर भी न्याय, मतलब वो थी न्यायपालिका, जिसको ग्रामिकाएं कहते थे। ठीक है दोस्तों। तो ग्रामीण स्तर पर ग्रामिकाएं होती थी, जो गांव में न्याय का कार्य करती थी, यानी कोई विवाद होता था तो उसको कौन सुलटाती थी? ग्रामिकाएं। और दोस्तों दंड का भी प्रावधान किया गया था। और दंड में क्या क्या था? जैसे जुर्माना, कारावास, कोड़े मारना, यातना देना और मृत्यु दंड भी दिया जाता था। किसमें? मौर्य साम्राज्य में। यदि कोई कुछ पाप करता था या कोई आपराधिक मामला कर रहता था तो इस तरीके का उनको दंड दिया जा सकता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों स्थानीय प्रशासन को भी जिला और तहसील में विभाजित किया गया था। और जो 100 गांव थे उसको सिंहानिक के अधीन रखा गया था। और जो 5 से 10 गांव थे वो किसके अधीन थे? वो थे गोप के अधीन। और दोस्तों जितने भी ये गांव होते थे, इन सबके अपने अपने एक अधिकारी होते थे, जिनको युक्त या राजुक कहा जाता था। यानी कि प्रत्येक गांव में एक युक्त होता था और एक राजुक होता था। और इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था राजस्व वसूली का और प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखना, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था सही रूप से कार्य कर रही है उस पर ध्यान रखना। किसका कार्य था? युक्त और राजुक का। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी गांव। और ये अर्ध स्वायत्त थे, यानी कि इनको अपने मतलब गांव में जो गांव के मुखिया होते थे उनके पास कुछ अधिकार भी होते थे, यानी गांव के जो प्रमुख लोग होते थे उनके पास। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग अपनी प्रतिरक्षा, अनुशासन, कृषि, राजस्व, भूमि, ये जितने भी जो मसले होते थे ये लोग स्वयं निपटाते थे। और इनका जो प्रमुख होता था वो होता था ग्रामीणी। ठीक है दोस्तों, ये गांव का वो है, यानी कि गांव का प्रमुख होता था। और इस तरह के जो मसले होते थे वह इसके द्वारा निपटाए जाते थे। और दोस्तों ये सारे के जो जितने भी कार्य होते थे ये गांव के लोग स्वयं करते थे, इसीलिए गांव को अर्धस्वायत्त कहा जाता था। और दोस्तों ये जो गांवों के जो ग्रामीणी होते थे, इनका जो चुनाव होता था वो गांव के जो मुखिया लोग होते थे, यानी कि बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनके बीच में से किया जाता था। और जब कोई मसला बढ़ जाता था, कोई इशू जब बड़ा हो जाता था, तो ये ग्रामीणी लोग जो बड़े पदाधिकारी आते थे उनकी सहायता करते थे मसले को निपटाने में। ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्व प्रणाली की। तो दोस्तों जो राजस्व का जो मतलब कि राजा के पास जहाँ पे सारा राजस्व जाता था उसको राजकोष कहा जाता था। और इसका जो अध्यक्ष होता था वो होता था सनिधता, मतलब ये अध्यक्ष था, इसको सनिधता कहा जाता था। और राजस्व को कितने स्रोतों से? 7 स्रोतों से जो है राजस्व प्राप्त होता था। पहला शहरी केंद्र, जहाँ से 21 प्रकार के कर राज्य को प्राप्त होते थे। दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। तीसरा खाने, यानी कि खाने जहाँ पर खुदाई होती थी, जहाँ से पत्थर, सोना, चांदी ये सब निकलता था, यहाँ से भी राजस्व को आय होती थी। चौथा सिंचाई से। पांचवा वन से। चौथा चारागाह से। और सातवां व्यापारिक मार्ग से। यानी कि ये
7 स्रोत थे जहाँ से राजस्व को आय प्राप्त होती थी। और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, अगर प्रशासन मतलब कि मौर्य साम्राज्य में कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए तो आपात स्थिति में भी कर लगाया जा सकता था। ये मौर्य साम्राज्य में मतलब कि हो सकता था, आपातकाल की स्थिति में मौर्य साम्राज्य में कर अलग से लगाया जा सकता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये कर इसलिए भी आवश्यकता था क्योंकि इसी के द्वारा शासन को कुशल रूप से संचालित किया जा सकता था। सेना का, प्रशासन का और उन जो अधिकारी थे उनको वेतन दिया जाता था। साथ ही साथ इसी राजस्व से जो राजा का खर्चा होता था वह भी पूरा होता था। इसीलिए ये जो भू राजस्व था यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य की जो प्रकृति के बारे में देखा, वो यही देखा कि सबसे शीर्ष पर कौन था, राजा था। उसके पास मंत्री परिषद थी, एक विशाल सेना थी, नगर प्रशासन था, प्रांत का प्रशासन था और राजस्व व्यवस्था भी मतलब मौजूद थी। मतलब इस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य था वो केंद्रीकृत था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इतिहासकार हैं जैसे रणधीर चक्रवर्ती, इनके अनुसार जो मौर्य साम्राज्य था वो पूर्ण रूप से यानी कि केंद्रीकृत नहीं था। यानी कि रणधीर चक्रवर्ती जो इतिहासकार है, इनका मानना है कि जब केंद्र सरकार यानी कि जब मौर्य साम्राज्य से यानी कि केंद्र से जब कोई आदेश जाता था तो ये कहना मतलब कि मुश्किल है कि वो पूरे यानी कि पूरे साम्राज्य में एक समान लागू हो सकता था। क्यों? इनका इसलिए कहना है क्योंकि हमने देखा कि जो गांव थे वो अर्ध स्वतंत्र थे और भी जो नगर प्रशासन थे उनके पास भी कुछ अधिकार थे और साथ ही साथ जो मंत्री परिषद थी वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से स्वतंत्र थी जो राजा की नीतियों पर अंकुश लगा सकती थी। इसीलिए रणधीर चक्रवर्ती कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता कि पूरे साम्राज्य में राजा का आदेश का सुचारू रूप से और सही तरीके से पालन किया जाता था। किसका मानना है? रणधीर चक्रवर्ती का। और इसी तरह एक और इतिहासकार जी फर्फ्यूजमैन, इनका भी यही कहना है कि जो मौर्य साम्राज्य था वह विकेंद्रीकृत था और साथ ही साथ प्रांतों में जो प्रशासनिक वो थी मतलब कि प्रशासनिक क्या कहते हैं जो कानून थे, जो प्रशासन में जो लोग थे उनमें भी असमानता थी। ये किसका मानना है? जी फ्यूजमैन का, कि प्रशासन केंद्र सरकार विकेंद्रीकृत थी और प्रशासन में प्रांतों में भी असमानता मौजूद थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका एक प्रमाण भी मिलता है कि अशोक के शिलालेख में भी कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी, चाहे वो प्रांत का प्रशासन देख रहा हो, नागरिक प्रशासन देख रहा हो, स्थानीय प्रशासन देख रहा हो, यदि केंद्र से कोई आदेश जारी होता है तो वह अधिकारी उसके आवश्यकता अनुसार उस आदेश में यानी कि उस आदेश में कुछ अपनी तरफ से भी मतलब कि जोड़ सकता है, यानी कि अपना मूल आदेश का मूल पाठ चेंज कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इन इतिहासकारों ने माना है कि जो केंद्र मतलब कि मौर्य साम्राज्य था वो पूर्ण रूप से केंद्रीकृत नहीं था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।